अपनी ताकत के नशे में चूर जालिम रोमन्स अक्सर आसपास के मासूम कबीले वालों पर बेइंतहा जुल्म करते रहते हैं। जब चाहे इन्हें अपने पैरों की जूती समझकर रौंद देते हैं, इनके बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और इनके आगे से इनके खाने के निवाले तक छीन लेते हैं। पर इनका यही जुल्म इन मासूम कबीले वालों के सीने में बगावत की एक ऐसी आग भड़का देता है जो अंत में एक ज्वालामुखी का रूप ले लेगी। और जब ये ज्वालामुखी फटेगा तो इसमें बड़े बड़े जालिमों की हस्तियां फना हो जाएंगी और अंत में ऐसे जालिमों का कुत्तों जैसा हाल देखकर दिल को जो सुकून मिलता है, बस वही सुकून आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बस अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। इसके पिछले पार्ट में हमने देखा कि रोमन्स जर्मेनिक कबीले से उनके सरदार के बेटे आर्मेनियस को ले जाते हैं और उसे पाल पोस कर अपने जैसा कर लेते हैं। रोमन सेना के गवर्नर वेरस ने इसे अपने सगे बेटे की तरह पाला था, इसीलिए आर्मेनियस इनके कहने पर अपने ही लोगों के सर तक काटने लग जाता है, क्योंकि आर्मेनियस भी वेरस को अब अपना पिता मानता है। इसीलिए सही वक्त आने पर वेरस आर्मेनियस से कहता है कि जर्मेनिक कबीले में बगावत के सुर उठने लगे हैं, जिन्हें कुचलना बहुत जरूरी है, इसीलिए जाओ और उनके सर काटकर मेरे पास लाओ। शुरू में तो आर्मेनियस ऐसा ही करता है, ये अपने लोगों की परवाह किए बिना ही इन सब पर रोमन्स के आदेश थोपने लगता है। ये ना अपने सगे पिता की सुनता है और ना ही अपने कबीले के दोस्तों की परवाह करता है। पर वक्त के साथ साथ आर्मेनियस को एहसास हो जाता है कि वो गलत के साथ है और इसी बीच एक ऐसा लम्हा आता है जब इसे अपने बचपन के दोस्त फोकविन का सर काटना होता है। पर आर्मेनियस अपने दोस्त के बजाय रोमन का ही सर काट देता है और रोमन्स के खिलाफ हो जाता है। पर रोमन्स की सेना बहुत बड़ी है जो अब इन कबीलों को चींटियों की तरह मसल सकती है। तो क्या अब आर्मेनियस की इस गलती की कीमत पूरा कबीला चुकाएगा? क्या इस एक सर के बदले अब रोमन सैकड़ों सर काटेंगे या फिर आर्मेनियस पूरा खेल ही पलट देगा? चलिए पता करते हैं। और फिर अब पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कबीले की पुजारन को एंसगर के जरिए आने वाली जंग की कुछ झलकें दिखती हैं, जबकि इधर काले जंगल में आर्मेनियस और फोकविन के पास थसनेल्डा भी आ जाती है। और पिछले पार्ट से हमें पता है कि ये तीनों बचपन के दोस्त हैं। और फिर थसनेल्डा आर्मेनियस से कहती है कि तुमने अपने ही साथियों को मारकर हमें बचाया। पर तभी आर्मेनियस कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर फोकविन कहता है कि तुम हम में से एक हो, इसीलिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ो। पर आर्मेनियस कहता है कि ये बात अच्छे से समझ लो कि तुम रोमन से कभी नहीं जीत सकते। और रहा सवाल मेरा, तो मेरे सभी साथी मर चुके हैं और वेरस को सच्चाई बताने वाला कोई नहीं बचा। वेरस को तुम्हारा सर चाहिए, वो भी उसे मिल जाएगा, क्योंकि वेरस को सभी बारबेरियन एक जैसे ही लगते हैं। इसीलिए आर्मेनियस फोकविन के एक साथी का सर काट लेता है और कहता है कि फिक्र मत करो, वेरस को इस झूठ के बारे में नहीं पता चलेगा। जबकि इधर रोमन छावनी में वेरस जर्मेनिक कबीले के सरदार को अपने पास बुलाकर कहता है कि हमें और अनाज चाहिए। पर सरदार कहते हैं कि हमारे पास और अनाज नहीं है, हम पहले से ही भूखे मर रहे हैं। जिस पर ये कहते हैं तो अपने आदमियों को दे दो, क्योंकि हमें गुलामों की भी जरूरत है। पर सरदार कहते हैं कि मैं कभी भी अपने लोगों को गुलामी में नहीं ढकेलूंगा। जिस पर वेरस कहता है कि तुम अब भिखारी हो चुके हो और रोम को भिखारी नहीं चाहिए, इसीलिए अब तुम सरदार बनने के लायक नहीं बचे। तुम्हारे कबीले को नए सरदार की जरूरत है। सालों पहले तुमने मुझे अपना बेटा दिया था, इसीलिए अब मैं उसे वापस दे रहा हूँ। अपने बेटे आर्मेनियस को अपने कबीले का सरदार बना दो, वो हमारे हिसाब से कबीले को चलाएगा। जिस पर सरदार कहते हैं कि बेटे को बाप की गद्दी बाप के मरने के बाद ही मिलती है। जिस पर वेरस कहता है तो मर जाओ, वक्त आ गया है नए सरदार का, और अगर नहीं मरे तो पूरे कबीले की लाशें उठाने के लिए तैयार रहना। जबकि इधर जंगल में हम देखते हैं कि थसनेल्डा फोकविन से कहती है कि हमें और साथी चाहिए। जिस पर फोकविन कहता है कि अब हमारी मदद सिर्फ ब्रुकटेली कबीला ही कर सकता है। पर थसनेल्डा कहती है कि उन्होंने कुछ वक्त पहले ही तुम्हारे गले काटने की कोशिश की है और बेरुल्फ को भी मार दिया। जिस पर फोकविन कहता है कि ब्रुकटेली कबीला सिर्फ सोने की चमक और देवताओं पर यकीन करता है और हमारी किस्मत अच्छी है कि ब्रुकटेली वाले तुम्हें देवताओं का दूत मानते हैं, उन्हें लगता है कि तुम में कुछ देवी शक्तियां हैं। जबकि इधर हम देखते हैं कि आर्मेनियस वेरस के पास आकर कहता है कि ये रहा फोकविन का सर, वो खत्म हो चुका है। जिस पर वेरस कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पर आर्मेनियस कहता है कि इसमें मेरे सारे आदमी मर चुके हैं। पर वेरस कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने पहले ही रोम को बहुत कुछ दिया है, इसीलिए अब मैंने फैसला किया है कि अब तुम अपने कबीले के नए सरदार बनोगे। पर आर्मेनियस कहता है कि जर्मेनिक कबीले के पास पहले से ही सरदार है। जिस पर वेरस कहता है कि तुम जानते हो कि जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो नए सरदार के लिए वो अपने झुंड को छोड़ देता है और तुम्हारे पिता ये बात बखूबी जानते हैं। जबकि इधर जर्मेनिक कबीले में सरदार मायूस चेहरे के साथ अपने कबीले में आते हैं और आखिरी बार अपने लोगों को देखते हुए दलदल की तरफ चले जाते हैं। जबकि आर्मेनियस भी तेजी से अपने पिता के पास आ रहा होता है, लेकिन इधर सरदार अपनी
अपनी तलवार बाहर छोड़कर खुद दलदल में चले जाते हैं और उसमें समा जाते हैं। और जब तक आर्मेनियस यहाँ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर इसके बाद कबीले की पुजारन सरदार की तलवार लेकर कबीले में आ जाती है, जिससे अब सबको पता चल जाता है कि सरदार मर चुके हैं और ये सरदार की तलवार को उनके खेमे के आगे गाड़ देती है। जबकि इधर जंगल में थसनेल्डा और फोकविन ब्रुकटेली कबीले की तरफ जा रहे होते हैं और इधर आर्मेनियस भी वापस अपनी रोमन छावनी में आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक सिपाही आकर इसे बताता है कि आपके जस्ते से एक सिपाही बचकर वापस आ गया है। इसीलिए आर्मेनियस फौरन उसके पास जाता है और वेरस को पता चलने से पहले ही उसे मार देता है। जबकि इधर हम देखते हैं कि रात होते होते थसनेल्डा और फोकविन भी ब्रुकटेली कबीले में आ जाते हैं और फिर जल्दी ही इन दोनों को कबीले के सरदार कुनोल्फ के सामने पेश किया जाता है। और फिर सरदार इससे कहते हैं कि लगता है कि तुम बदला लेने आए हो। पर फोकविन कहता है हाँ, पर तुमसे नहीं, रोमन से। अपने पुराने सरदार को याद करो, उन्होंने अपना सर कटवा दिया पर रोमन्स के आगे नहीं झुके, इसीलिए हमारे साथ मिलकर रोमन से लड़ो। तभी आसमान में बिजली भी कड़कने लगती है और फोकविन कहता है कि देवताओं का कहर तुम पर बरसने वाला है, लेकिन थसनेल्डा तुम्हें बचा सकती है क्योंकि इसके सर पर देवताओं का हाथ है। पर तभी सरदार थसनेल्डा को पकड़ लेता है और कहता है कि अब कहाँ गए तुम्हारे देवता। लेकिन तभी फोकविन इसके सीने में तलवार घुसा देता है और तभी थसनेल्डा बाकी कबीले वालों से कहती है कि रुको, फोकविन ने तुम्हें बचा लिया। अगर ये सरदार और ज्यादा देर तक जिंदा रहता तो तुम पर देवताओं का कहर बरसने वाला था, क्योंकि तुम्हारे इसी सरदार ने देवताओं को नाराज किया था। इसी के कहने पर तुमने अपने ही भाइयों का खून बहाया और अपने मेहमानों को मारा, जो देवताओं के नियमों के खिलाफ है। तभी थसनेल्डा सरदार का सीना चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लेती है और कहती है कि देवता बिना बलि के शांत नहीं होने वाले। और फिर ये इन सबको बताती है कि देवताओं ने मुझे तुम सबके चेहरे दिखाए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि अब तुम बनोगे इस कबीले के नए सरदार। और फिर अगली सुबह हम रोमन छावनी में देखते हैं कि आर्मेनियस अपनी रोमन पोशाक उतारकर बारबेरियन पोशाक पहन लेता है और तभी वेरस आकर इससे कहते हैं कि अब से तुम अपने कबीले के सरदार बनकर रोम की खिदमत करोगे। जबकि इधर कबीले में हम देखते हैं कि सेगेस्टस खुद आकर सरदार की तलवार उठा लेता है और कहता है कि इस कबीले को नया सरदार चाहिए और अब से मैं हूँ इस कबीले का नया सरदार। जबकि आर्मेनियस भी अपने जस्ते के साथ यहाँ पर आ रहा होता है और फिर रास्ते में थोड़ी देर बाद ही ये एक जगह रुक जाते हैं और आर्मेनियस का साथी इससे कहता है कि मैंने देखा कि तुमने अपने ही साथी को मारा है, अगर मैं ये बात वेरस को बता दूं तो वो मुझे मालामाल कर देंगे। जिस पर आर्मेनियस कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी ही तरह हो, रोमन्स बस अपने होने का दिखावा करते हैं और फिर तुमसे तुम्हारे ही लोगों को मरवाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पूरा दल बगावत करने की सोच रहा है और तुम लोग हर रोज रोमन्स के सर काटने के ख्वाब देखते रहते हो। मेरे साथ रहो, जल्दी ही तुम्हें उनका सर काटने का मौका भी मिलेगा। जबकि इधर कबीले में हम देखते हैं कि सेगिस्टस सभी कबीले वालों को बुलाकर कहता है कि अब से नया सरदार होने के नाते मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे प्याले कभी नहीं सूखने दूंगा और ना ही खाने की कमी होने दूंगा। जिसके बाद सभी कबीले वाले भी इसे अपना सरदार मान लेते हैं। पर थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर दूसरे कबीले का सरदार हेडगन आ जाता है और सेगिस्टस से कहता है कि इस कबीले को हमने घेर लिया है। तुमने अपनी बेटी थसनेल्डा से मेरी शादी करने का वादा किया था, इसीलिए अब मुझे वो हर हाल में चाहिए, वरना यहाँ हर रोज एक औरत कटेगी। पर तभी यहाँ पर आर्मेनियस अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और जल्दी ही अंदर आकर ये हेडगन से कहता है कि रोम से भिड़ने का अंजाम जानते हो ना, ये गांव अब मेरी हिफाजत में है, इसीलिए अपने लोगों को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाओ। और फिर इनके जाने के बाद आर्मेनियस सभी कबीले वालों को इकट्ठा करके ऐलान करता है कि आज जो दुश्मन आए हैं और आज के बाद से जो भी दुश्मन आएंगे मैं उन सभी से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इस कबीले को एक ताकतवर सरदार चाहिए। मेरे पिता इस कबीले के सरदार थे और इसीलिए ये मेरा हक है कि उनके बाद मैं इस कबीले को संभालूं। इसीलिए मैं आज और इसी वक्त से तुम्हारे कबीले का नया सरदार हूँ। और फिर इसके कुछ टाइम बाद ब्रुकटेरी कबीले में फोकविन इन सबको रोमन्स पर हमला करने की रणनीति समझा रहा होता है, क्योंकि अब पूरा ब्रुकटेली कबीला इनके साथ हो गया है। तभी एक सिपाही आकर इससे कहता है कि कोई आपसे मिलने आया है और जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो आर्मेनियस होता है जो इनसे मिलने आया है। और फिर आर्मेनियस कहता है कि मैं अब अपने कबीले का सरदार बन चुका हूँ, तुम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को कह रहे थे ना, अब मैं तैयार हूँ। जिस पर फोकविन कहता है कि ब्रुकटेली कबीला तो हमारे साथ है लेकिन बाकी कबीले आपस में लड़ रहे हैं। पर आर्मेनियस कहता है कि हमें सभी कबीलों को एक करना होगा, तभी हम रोमन्स के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन तभी थसनेल्डा कहती है कि सभी कबीले वाले तुम्हें रोमन समझते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे परचम तले लड़ने क्यों आएंगे। जिस पर आर्मेनियस कहता है कि वो तुम्हारे लिए लड़ेंगे क्योंकि तुम देवताओं की आवाज हो और अब एक ताकतवर सरदार की बीवी भी बनने वाली हो, क्योंकि सबको एक करने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तभी फोकविन
फोकविन इसके घूसा मार देता है। और फिर थोड़ा शांत होने के बाद आर्मेनियस फोकविन से कहता है कि मुझे पता था कि ये तुम्हें ही अपना साथी चुनेगी। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। हमारी शादी बस एक समझौते की तरह होगी। जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा तुम दोनों फिर से एक हो सकते हो। जिस पर फोकविन कहता है कि मैं कबीले में नहीं जा सकता क्योंकि इसका बाप सेगेस्टस वेरस को बता देगा कि मैं जिंदा हूँ और तुमने उसे किसी और का सर दिया है। इसीलिए अब मैं थसनेल्डा को तुम्हें सौंपता हूँ। मुझसे ज्यादा इसका ख्याल रखना। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जल्दी ही ये दोनों अपने कबीले में वापस आ जाते हैं और थसनेल्डा अपने पिता से कहती है कि मैंने अपने लिए एक ताकतवर सरदार चुन लिया है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जल्दी ही इसी दिन एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। और बेचारा फोकविन दूर से ही ये सब देख रहा होता है एक दिल टूटे आशिक की तरह। पर थसनेल्डा के पिता भी इस शादी से खुश नहीं होते क्योंकि इसे लगता है कि आर्मेनियस ने इसे धोखा दिया है। पर इस सब के बावजूद भी इन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर शादी के मौके पर ही मर्सी कबीले के सरदार एल्डरिच आर्मेनियस से कहते हैं कि इस गठबंधन को और मजबूत करने के लिए मैं तुम्हें अपने 2000 आदमी देता हूँ। पर सरदार रूरिक कहते हैं कि मेरा कबीला तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा आर्मेनियस, क्योंकि तुम में और रोमन्स में कोई फर्क नहीं है। मुझे तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसीलिए सरदार रूरिक यहाँ से चला जाता है। और फिर इस सब के बाद आर्मेनियस कहता है कि मुझे पता था कि ये सब एक वक्त पर नहीं मानेंगे, पर शुरुआत अच्छी हुई है। हमें कम से कम 2000 आदमी तो मिल गए। जबकि इधर जंगल में फोकविन थसनेल्डा की शादी के गम में दारू पी रहा होता है। बस अरिजीत के गानों की ही कमी है। पर तभी यहाँ पर रोमन सिपाही आ जाते हैं और ये नशे में चोर फोकविन को बुरी तरह से मारकर बेहोश कर देते हैं। जबकि इधर थसनेल्डा और आर्मेनियस के बीच का रिश्ता जिस्मानी न होते हुए बस एक समझौता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जब आर्मेनियस और थसनेल्डा सरदारी के मनसब पर बैठते हैं तो तभी टालियो आकर इन्हें फोकविन की खबर देता है। इसीलिए ये दोनों फौरन वहां पर जाते हैं। पर यहाँ इन्हें फोकविन की जली हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर थसनेल्डा बुरी तरह से टूट जाती है। लेकिन तभी आर्मेनियस इसे समझाता है कि अगर अभी हार मान ली तो इसका बदला कौन लेगा। जिस पर थसनेल्डा कहती है कि मुझे अभी ही वेरस के पास ले चलो। जबकि इधर रोमन छावनी में हम देखते हैं कि फोकविन जिंदा होता है और होश में आने पर इसे एक औरत बताती है कि तुम नशे की हालत में लड़ते हुए बेहोश हो गए और जब एक गुलाम ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने उसे जला दिया। पर तभी फोकविन यहाँ पर आर्मेनियस और थसनेल्डा को देखता है, पर ये दोनों इससे अनजान वेरस के पास आ जाते हैं और फिर वेरस इन दोनों को शादी की मुबारकबाद देते हुए अपने साथ खेमे में ले जाता है। और फिर वहाँ पर यह आर्मेनियस को तोहफे में एक तलवार देता है और इससे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने शादी कर ली। पर अब बारबेरियन कबीलों में बगावत के सुर उठने लगे हैं, इसीलिए अब उन सभी सरदारों के बच्चों को लेकर तुम मेरे पास आओगे। अगर उनके बच्चे हमारे पास होंगे तो वो सब अपनी औकात में रहेंगे और इस तरह हम इस खित्ते में शांति स्थापित कर पाएंगे। और फिर बाहर आने के बाद थसनेल्डा आर्मेनियस पर गुस्सा करती है कि अब तुम सरदारों से उनके बच्चे भी छीनोगे। मुझे अब तुमसे डर लग रहा है क्योंकि तुम वेरस को अपना पिता मानते हो और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमें बीच जंग में छोड़कर फंसा दोगे। बताओ मुझे आखिर तुम किस तरफ हो आर्मेनियस। जिस पर आर्मेनियस कहता है जल्दी चलो, हमें पहले सरदारों से उनके बच्चे लाने हैं। जबकि इधर हम देखते हैं कि फोकविन एक औरत के लिए रोमन सिपाही पर हमला कर देता है, जिसके बाद रोमन इस पर बेरहमी के साथ कोड़े बरसाने लगते हैं। जबकि इधर हम देखते हैं कि सरदार रूरिक के कबीले में आर्मेनियस आकर इससे कहता है कि रोम को तुम्हारे बच्चे चाहिए। जिस पर सरदार रूरिक कहते हैं आखिर दिखा ही दी अपनी औकात। पर आर्मेनियस रोम के दम पर इनके बेटे को इनसे छीन लेता है और ये कुछ नहीं कर पाते और फिर कई हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहता है। आर्मेनियस सभी सरदारों से उनके बच्चे छीन लेता है और थसनेल्डा इससे कहती है कि जब भी तुम किसी के बच्चे छीनते हो तो तुम्हें अपना बचपन याद आ जाता है। जिस पर आर्मेनियस कहता है कि रोम में वो हमें सब कुछ भुलाकर अपने जैसा बना देते हैं और इसीलिए वेरस ने कभी भी मेरे साथ गलत सुलूक नहीं किया। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और फिर कई दिन बाद हम देखते हैं कि पूर्णिमा की रात को सभी सरदार एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ सभी कबीले वाले अब आर्मेनियस के खिलाफ हो चुके हैं। पर आर्मेनियस कहता है कि देखो खुद को, तुम सब कितने मजबूर और लाचार हो। मैंने तुम सबसे रोम के नाम पर तुम्हारे बेटों तक को छीन लिया और तुम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम में से किसी के अंदर भी रोम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। पर आपस में लड़ने और दुश्मनी करने के लिए बहुत हिम्मत है। तुम सब खुद ही अपने दुश्मन हो, लेकिन तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो। तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं रोम है और मैंने कभी तुम्हारे बच्चों को रोम नहीं भेजा। ये लो वो सब ठीक है क्योंकि मैं नहीं चाहता
चाहता कि तुम्हारे बच्चे भी वो दिन देखें जो मैंने देखे हैं। रोमन्स मुझे उठाकर ले गए क्योंकि मेरे पिता अकेले थे, पर अगर तुम सब एक हो जाओ तो रोम हमें नहीं दबा सकता। इसीलिए अब हमें एक होकर एक ताकतवर कबीला बनना होगा। अगर अब तलवार नहीं उठाई तो हमेशा गुलाम बनकर ही रहेंगे। मैं भी उनमें से एक था, उनके लिए जंगें लड़ी, इसीलिए मैं उनकी कमजोरियां और ताकतों को जानता हूँ। वो सोचते हैं कि उन्हें हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं जानता हूँ कि उनमें कितना दम है, इसीलिए हम उन्हें रोन सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि बुज़दिली की बेड़ियां तोड़कर जाबाजों की तरह खड़े हो जाओ। लड़ो अपने बच्चों के लिए, लड़ो अपने परिवार के लिए, लड़ो अपने लोगों के लिए। और हम देखते हैं कि आखिरकार सभी कबीले एक हो जाते हैं। आज आर्मेनियस ने वो कर दिखाया है जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। इसने सबको एक करके एक मजबूत और ताकतवर फौज की नींव रख दी है। और फिर आर्मेनियस इन्हें अपनी प्लानिंग बताता है कि रोमन सेना जल्दी ही अपनी छावनी उठाकर वेटेरा की तरफ जाएगी। रोमन्स की तीनों सेनाएं इतनी बड़ी हैं कि जब वो हमारे जंगलों से गुजरेंगी तो उन्हें एक कतार में सांप की तरह चलना होगा, क्योंकि मैं उन्हें जंगल के रास्ते पर आने के लिए मजबूर करूंगा और इसी दौरान हम इस सांप के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और अगर वो पीछे हटे तो हम वहाँ भी तैयार रहेंगे और सांप का सर ही कुचल देंगे। और फिर अपने कबीले में वापस आने के बाद थसनेल्डा इससे कहती है कि आखिरकार तुमने कर दिखाया। जिस पर आर्मेनियस कहता है कि अब आखिरी काम बचा है, मुझे वेरस के पास जाना होगा ताकि मैं उनकी फौजों को जंगल में लेकर आ सकूं। या तो हम अब कामयाब हो जाएंगे या फिर वेरस को मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा और वो मुझे सलेब पर लटकाकर मार देगा। जिस पर थसनेल्डा कहती है कि मैं अब तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती और इसीलिए ये दोनों अब एक हो जाते हैं, क्योंकि अब थसनेल्डा भी इससे प्यार करने लगी है। जबकि इधर सेगेस्टस अपनी कुछ और ही प्लानिंग कर रहा होता है। अगर मैं वेरस को आर्मेनियस की सच्चाई बता दूं तो हम आर्मेनियस को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। उसने पहले मेरी सरदारी छीनी और मुझसे मेरी बेटी को छीनकर उससे शादी भी कर ली। उसे अब इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जल्दी ही आर्मेनियस रोमन छावनी पर पहुंच जाता है और फिर वेरस इससे कहता है कि तुम्हें दोबारा इस रूप में देखकर बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे। और फिर जब ये खेमे में आते हैं तो क्विंटस वेरस से कहता है कि हमारी छावनी उठने से पहले आर्मेनियस सरदारों के बच्चों को लाने वाला था। जिस पर आर्मेनियस वेरस से कहता है कि मर्सी कबीले ने अपने बेटे को देने से इनकार कर दिया है, उन्होंने बगावत कर दी है और इस बगावत को कुचलने के लिए मेरे पास एक योजना है। हम अपनी छावनी को उठाकर जंगलों के रास्ते से होते हुए वेटेरा जाएंगे, क्योंकि वही रास्ते में हमें मर्सी कबीला पड़ेगा और हमारी विशाल सेना रास्ते में ही उन्हें कुचल देगी, जिससे बाकी कबीलों को भी सबक मिल जाएगा कि रोमन्स की नाफरमानी करने का क्या अंजाम होता है। और इस तरह हम आसानी से रास्ते में ही बगावत को कुचल सकते हैं। पर क्विंटस कहता है कि आर्मेनियस जिस रास्ते से हमें ले जा रहा है उसके बारे में हम नहीं जानते। पर आर्मेनियस कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि रोमन सेना चंद मर्सी कबीले के सिपाहियों से डरकर अपना रास्ता बदल दे, सिर्फ इस वजह से कि जंगल के एक टुकड़े को हम नहीं जानते। तभी वेरस कहता है कि मुझे आर्मेनियस की योजना पर भरोसा है, इसीलिए हम आर्मेनियस के मुताबिक ही चलेंगे। पर तभी यहाँ पर सेगेस्टस आ जाता है और ये सीधा आकर वेरस से कहता है कि जिसे तुम अपना बेटा मानते हो वो आर्मेनियस तुम्हें धोखा देने वाला है। और फिर ये वेरस को सब कुछ बता देता है कि इसने तुम सबको मारने के लिए जाल बिछाया है। जब तुम अपनी तीनों सेनाएं लेकर जंगल में जाओगे तो ये वहीं पर तुम पर हमला करेगा और बाहर वो भाले पर सड़ता हुआ सर भी फॉकविन का नहीं है, फॉकविन जिंदा है। जिस पर आर्मेनियस कहता है बहुत खूब, इसका मतलब ये है कि मैं अब तीन रोमन की विशालकाय सेना को अपने चंद 500 सिपाहियों की मदद से जंगल में हराऊंगा और उन्हें मारूंगा। और ऊपर से फॉकविन भी जिंदा है और हमारे कैंप में गुलाम भी बना हुआ है। जिस पर वेरस हंसने लगता है और फिर आर्मेनियस भी, क्योंकि वेरस को सेगेस्टस की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वेरस आर्मेनियस को बिल्कुल अपने सगे बेटे जैसा ही मानता है। और फिर ये सेगेस्टस से कहता है कि अगर एक लफ्ज भी मेरे बेटे के खिलाफ बोला तो वहाँ भाले पर अगला सर तुम्हारा होगा, ले जाओ इसे यहाँ से। और फिर वेरस अपने सिपाहियों से कहता है कि छावनी उठाओ, रास्ते में ही हम इन बारबेरियन को सबक सिखाएंगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कि आर्मेनियस ने योजना बनाई है। और फिर जब आर्मेनियस बाहर आता है तो इसे यहाँ पर फॉकविन भी दिख जाता है, इसीलिए आर्मेनियस यहाँ खड़े सिपाही को भेज देता है और फिर चुपके से इससे कहता है कि हम छावनी उखाड़ने वाले हैं, रास्ते में तैयार रहना, हम हमला करेंगे। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि रोमन की तीनों ही सेना यहाँ से अपनी छावनी उठाकर जल्दी ही वेटेरा की तरफ जाने लगती हैं और आर्मेनियस के इकट्ठे किए हुए बारबेरियन जंगल में ही इनका इंतजार कर रहे हैं। तभी सरदार रूरिक आकर बताता है कि रोमन की तादाद बहुत ज्यादा है, वो एक सैलाब की तरह लग रहे हैं, इतनी बड़ी फौज पहले कभी नहीं देखी। और जल्दी ही हम देखते
हैं कि रोमन की विशालकाय सेना जंगल के मुहाने पर भी आ जाती है और फिर बाहर ही रुककर वेरस अपनी दाएं तरफ की आधी सेना को जंगल में भेजता है और आर्मेनियस से कहता है कि पहले तुम अंदर जाकर रास्ता साफ करो, उसके बाद मैं आकर उन कबीले वालों को सबक सिखाऊंगा। और इसीलिए आर्मेनियस आधी सैन्य टुकड़ी के साथ अंदर आ जाता है और इधर हम देखते हैं कि सरदार हेडगन बाकी सरदारों में फूट डालने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं अपने लोगों को यहाँ मरने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं अपने लोगों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। और इनके जाने के बाद बाकी सरदार भी पीछे हटने को कहने लगते हैं। तभी थसनेल्डा कहती है कि आर्मेनियस अपनी जान को दांव पर लगाकर रोमन्स को जंगल में ला रहा है और तुम लोगों को अपनी जीत पर शक है। इसीलिए थसनेल्डा इन सबको यकीन दिलाने के लिए अपनी दाईं आंख काट लेती है और कहती है कि देवता मुझे एक महान जंग दिखा रहे हैं जिसमें हमारी जीत पक्की है। रोमन्स की लाशें उनके खून में लथपथ हैं और कौवे उनकी आंतें नोच रहे हैं। आज के बाद तुम सभी सरदारों की बहादुरी तुम्हारी पुश्ते तक याद रखेंगी। तुम रोमन्स के सोने में नहाओगे। जिसके बाद सभी कबीले वालों में फिर से हिम्मत जाग जाती है और ये सब जंग के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जबकि इधर आर्मेनियस अपने साथ रोमन की आधी सेना को जंगल में ले आता है और फिर जल्दी ही बारबेरियन दोनों तरफ से पेड़ गिराकर रोमन सेना को तोड़ने लगते हैं और फिर सभी कबीले मिलकर दोनों तरफ से इन रोमन्स पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं और इन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ मारना शुरू कर देते हैं। अचानक हुए हमले से रोमन संभल नहीं पाते और बारबेरियन कबीले रोमन्स को जिंदा ही जला देते हैं। आखिरकार आर्मेनियस की चाल का पहला पड़ाव तो कामयाब रहा, पर जब अंदर आते हुए वेरस को इस हमले की खबर मिलती है तो वेरस कहता है कि जल्दी ही बाहर खुले मैदान में चलो, यहाँ और ज्यादा रुकना खतरनाक है। जबकि इधर जंगल में हम देखते हैं कि आर्मेनियस भी अब अपने रोमन सिपाहियों को खत्म करके थसनेल्डा के पास आ जाता है और फिर थसनेल्डा इससे कहती है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुम चाहते थे। जबकि इधर हम देखते हैं कि वेरस अपनी बची कुची सेना के साथ बाहर खुले मैदान में आ जाता है और बाहर आकर वेरस देखता है कि इसके रोमन सिपाही अंदर से जलते हुए बाहर आ रहे हैं और तभी उनके पीछे से सभी कबीले एक मजबूत फौज बनकर इनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं जिसका लीडर आर्मेनियस है। और फिर जल्दी ही अपनी अगली चाल में ये रोमन्स को आग के जरिए टुकड़ों में बांट देते हैं। शानदार रणनीति, अपनी सेना की बनावट कभी मत बिगड़ने दो और दुश्मन की सेना की बनावट को तहस नहस कर दो। और अब सभी कबीले पूरी फौज की तरह इन रोमन्स पर टूट पड़े हैं क्योंकि बरसों से इनके सीनों में जलती हुई चिंगारी अब एक ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है जो रोमन्स के ऊपर एक कहर की तरह फूट चुका है। आज रोमन के खून से बारबेरियन अपनी जमीनों को फिर से आबाद करेंगे क्योंकि अब दुश्मन का खौफ इनके सीनों से खत्म हो चुका है। और तभी जंग के बीच में थसनेल्डा देखती है कि फॉकविन भी जिंदा है। आज आर्मेनियस ने इस जंग में साबित कर दिया है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत अपने दुश्मन की कमजोरी को पकड़ना और अपनी पूरी ताकत से उस कमजोरी पर हमला करना है। जो रोमन्स कल तक इन बारबेरियन पर जुल्म करते थे, आज उनकी लाशें उन्हीं के खूनों में सनी हुई है। और वेरस ये सब देखकर पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि जिसे ये अपने सगे बेटे से ज्यादा चाहता था उसने ही इसकी पीठ में खंजर घोंपा है। और यही आर्मेनियस की सबसे बड़ी ताकत और वेरस की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि इसने आर्मेनियस पर भरोसा किया। इसीलिए वेरस खुद ही अपने आप को अंत में खत्म कर लेता है और बारबेरियन को जीतता हुआ देखकर आखिर में हेडगन भी अपने लोगों के साथ आकर रोमन पर हमला कर देता है। आखिरकार बारबेरियन जीत जाते हैं और रोमन की इतनी बड़ी सेना हार जाती है। पर थसनेल्डा देखती है कि वेरस की मौत से आर्मेनियस का कलेजा भी फट चुका है। इसीलिए यह आर्मेनियस को समझाती है कि वेरस ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है, लोग तुम्हारी कस्में खाएंगे, अब तुम इन सभी कबीलों के सरदारों के राजा बनोगे और मैं तुम्हारी रानी। और फिर हम देखते हैं कि सभी बारबेरियन रात को अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी थसनेल्डा फॉकविन के पास आती है और इससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मर गए, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा फॉकविन। जिस पर फॉकविन कहता है, हाँ, अब तुम्हें उसके साथ रानी बनकर उसकी गद्दी पर जो बैठना है। और फिर तभी आर्मेनियस फॉकविन से कहता है कि इस जश्न के असली हकदार तुम हो, सिर्फ तुम पर ही मैं पूरा भरोसा करता हूँ, इसीलिए तुम ही मेरी गद्दी के वारिस बनोगे। जिस पर फॉकविन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मौका मिलते ही मैं तुम्हें मार दूंगा आर्मेनियस। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले की पुजारन थसनेल्डा से कहती है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो आर्मेनियस का नहीं है क्योंकि इसे काफी दिन हो चुके हैं। और इधर आर्मेनियस को जंगल से एक भेड़िया घूर रहा होता है और इसी के साथ बारबेरियन सीजन 1 का पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। पर अब आप दबाकर लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा, पर उस पर क्लिक करने से पहले इसकी कमेंट में अपनी राय जरूर लिख देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।